नमस्कार। निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल विद्यालय आधारित आकलन भाग 3 में आज हम चर्चा करेंगे विशेष बच्चों के लिए विद्यालय में प्राविधान की, स्व आकलन एवं साथी समूह द्वारा आकलन की एवं विभिन्न प्रकार के आकलन हेतु रूब्रिक्स के निर्माण की। आज के इस सत्र के प्रशिक्षण में शिक्षक निम्न के विषय में अपनी समझ विकसित करने में सक्षम होंगे: समावेशी शिक्षा की अवधारणा जानने में, विशेष बच्चों के लिए विद्यालय में प्राविधान के बारे में समझने में, स्व आकलन की अवधारणा जानने व बच्चों को स्व आकलन के लिए प्रेरित करने में, साथी समूह द्वारा आकलन की अवधारणा जानने व कक्षा में इसे बढ़ावा देने में एवं विभिन्न आकलन के लिए प्रभावी रूब्रिक्स का निर्माण करने में। हमारे विद्यालयों में सामान्य बच्चों के साथ साथ कई बार विशेष बच्चे भी अध्ययन करते हैं। इनमें दिव्यांग बच्चे हो सकते हैं जिन्हें दृष्टि बाधा हो, सुनने में समस्या हो या हाथ पैर में विकृति आदि हो। ऐसे बच्चे हो सकते हैं जिनका विकास पिछड़ा है, जो अपनी मानसिक उम्र से अथवा शारीरिक रूप से विकास में पीछे हैं, जिन्हें सीखने संबंधी कठिनाइयां हैं अथवा जिन्हें कोई मानसिक बीमारी है। विशेष बच्चों को हम कुछ अतिरिक्त उपायों, प्राविधानों एवं संसाधनों के साथ जब सामान्य बच्चों के साथ शिक्षित करते हैं ताकि वे भी मुख्य धारा का एक हिस्सा हो सके, तो ऐसे में उसे हम समावेशी शिक्षा कहते हैं। तो इस समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इन बच्चों की आवश्यकताएं भिन्न होती हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल आवश्यकताएं हो या सीखने संबंधी संसाधनों की, एवं साथ ही साथ इनके सीखने का तरीका भी भिन्न होता है। ऐसे में इन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु विद्यालय में कई प्राविधान किए जाते हैं। इनमें सबसे पहली चीज ये है कि हम ऐसे बच्चों को पहचाने कि इनमें कौन से विशेष बच्चे हैं, उनमें किस प्रकार की समस्या है और इसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। इनके लिए हम बुनियादी ढांचे की उपलब्धता कराएं, जैसे कि रैंप की व्यवस्था, उनकी प्रॉपर सीटिंग की व्यवस्था, उनके लिए शौचालय और पानी आदि की उपयुक्त व्यवस्था, उचित शिक्षण सामग्री का प्रयोग हो, जैसे कि ब्रेल सामग्री या अन्य कई ऐसी सामग्रियां जो विशेष बच्चों के शिक्षण में उपयोगी हैं। इन्हें उचित सपोर्ट एवं प्रेरणा दिया जाए और इनके आकलन के लिए भी उचित प्रावधान हो, जैसे कि इनके लिए अतिरिक्त समय दिया जाए आकलन में, इनको लेखक की व्यवस्था की जाए प्राविधान होने पर, या अन्य कई प्रावधान जो इनके आकलन के लिए आवश्यक हों, उन्हें सपोर्ट व सहायता इस तरह की उपलब्ध कराई जाए कि हम उनका उचित आकलन कर सकें। और ये सब करने से क्या होगा, जब विशेष बच्चे सामान्य बच्चों के साथ अध्ययन करेंगे, हम उन्हें एक साथ शिक्षण करेंगे, तो उनके आत्मविश्वास में एक वृद्धि होगी, साथ ही साथ समाज में इनकी स्वीकार्यता भी होगी। अब बात हम करते हैं स्व आकलन की। स्व आकलन को हम पहला स्टेप मान सकते हैं, पहला कदम मान सकते हैं आकलन की दुनिया में। जिस तरह से सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डिसिप्लिन के लिए, वैसे ही सेल्फ असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आकलन के लिए। स्व आकलन एक तरह से निदानात्मक अथवा उपचारात्मक आकलन है, जिसमें बच्चा स्वयं अपना आकलन करके अपनी समस्याओं को समझता है कि उसे उसकी सीखने में कहाँ समस्या हो रही है, और फिर उसके निदान और उपचार हेतु हम मिलकर प्रयास करते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि हम जब बच्चे को पाठ पढ़ा रहे हैं या कोई सत्र दे रहे हैं, तो सत्र से पूर्व उस सत्र के उद्देश्य यानी लर्निंग आउटकम्स हम उसे स्पष्ट कर दें। साथ ही साथ ये भी साझा कर दें कि वो कैसे जानेगा कि वो इन लर्निंग आउटकम्स को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में अग्रसर है। इसके लिए हम छोटे छोटे संकेतक या सफलता के मानदंड बना सकते हैं और इन्हें बच्चों के साथ हम साझा करना चाहिए, और उनके आगे एक मॉडल हमें प्रदर्शित करना चाहिए कि अगर आपने ये चीज सीख ली है तो आप इस तरह से कार्य व्यवहार करेंगे। और जहां भी आवश्यक हो बच्चे को हम मूल्यांकन में मदद करें और उसे इसके लिए प्रेरित करें। उदाहरण के लिए एक हम इंग्लिश राइटिंग का ही उदाहरण लेते हैं। इसमें हमने एक बच्चे के लिए चेकलिस्ट बनाई हुई है। बच्चा इसमें देख के बता सकता है कि वो अपने लेटर्स को क्या सही ढंग से लिख रहा है, जिस तरह से ABCD लिखी जाती है, क्या लाइंस पर वो सही लिख रहा है, क्या उसके लेटर्स का साइज सही है, कैपिटल और स्मॉल का मिला के अलग अलग, क्या लेटर्स के बीच का स्पेसिंग ठीक है, क्या दो वर्ड्स के बीच का स्पेसिंग ठीक है, क्या लेटर जहां कैपिटल लिखा जाना चाहिए उसने कैपिटल लिखा है, जहां स्मॉल लिखा जाना चाहिए उसने स्मॉल लिखा है।
और उसका पंक्चुएशन क्या सही है वाक्य में। इन सब चीजों को जब वो चेक करेगा एक एक करके, तो वो पाएगा कि वो कहाँ तक अपना उसने सफलता प्राप्त कर ली है और कहाँ पर उसे कठिनाई उसे समझने में मदद मिलेगी, और वो हमें बता पाएगा, जिससे कि हम समझ पाएंगे कि बच्चे को यहाँ दिक्कत हो रही है और हम उसकी मदद कर सकेंगे। इसी प्रकार हम पीयर ग्रुप असेसमेंट भी कर सकते हैं, साथी समूह द्वारा आकलन भी कर सकते हैं। सामान्यतः हमारे विद्यालयों में अध्यापकों की कमी रहती है, ऐसे में बड़ा मददगार साबित होगा। इसमें हम कुछ ऐसे बच्चे तैयार कर सकते हैं हर कक्षा में, जो उस कक्षा में आकलन के लिए हमारी मदद कर पाए, बच्चों की दिए गए टास्क को असेस कर पाए और हमें रिपोर्ट कर पाए। इसमें हम बच्चों से या उनके समूह से दूसरे समूह के लिए उनकी प्रतिक्रियाएं या ग्रेड्स प्राप्त कर सकते हैं किसी भी टास्क के लिए। इसके लिए पहले आवश्यक ये होगा कि हम उन्हें एक उत्कृष्ट मानदंड वाला मॉडल प्रस्तुत करें, उन्हें बताएं, उन्हें सिखाएं कि हम आकलन कैसे करते हैं, हमें क्या क्या हमारी अपेक्षाएं हैं आपसे और किस किस स्तर पर अपेक्षाएं हैं ये। उसके बाद वो उन्हें खुद करने में सक्षम होंगे और ये हमारे लिए काफी सहायक साबित होगा। इससे विद्यार्थी अपनी प्रगति पर और कौशल पर स्वयं विचार कर पाएगा और अपना आकलन कर पाएगा कि इस समय वो सीखने के स्तर में कहां पर है। साथ ही साथ उसकी अपनी जो समझ है और उसकी जो अपनी क्षमताएं हैं, उनके बीच जो गैप है उसको वो समझ पाएगा और अपने उत्थान के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए वो एफर्ट्स कर पाएगा, प्रयास कर पाएगा और अपने प्रदर्शन को बेहतर कर पाएगा। आकलन जब हम करते हैं, बच्चे जो रिस्पॉन्सेज देते हैं, लिखते हैं या टास्क करते हैं उसके लिए, उसमें अगर अलग अलग लोग आकलन करें तो परिणाम समान नहीं आते। तो ये भिन्नताएं क्यों होती हैं? इसका मूल कारण यह है कि हर एक व्यक्ति की अपनी सोच होती है। असेसमेंट के समय वो अपने तरीके से अपने अपने पैरामीटर निर्धारित करते हुए उनकी ग्रेडिंग करता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम इनके लिए रूब्रिक्स बनाएं। रूब्रिक्स क्या है? रूब्रिक्स एक तरह से जो छात्रों ने प्रतिक्रियाएं हमें दी हैं किसी टास्क के प्रति, उनके किसी कार्य के प्रति, उनकी गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए हम जो एक इवैल्यूएशन स्कीम बनाएंगे या स्कोरिंग गाइड बनाएंगे, उसको हम रूब्रिक्स कहते हैं। तो आज हम रूब्रिक्स का निर्माण करना सीखेंगे कि प्रभावी रूब्रिक्स हम कैसे बनाते हैं। रूब्रिक्स बच्चों के कार्य के प्रदर्शन और आकलन के मानदंडों को रेखांकित करता है और इसको हमें बच्चों को भी साझा करना चाहिए, जिससे बच्चे समझ सकें कि उनसे क्या अपेक्षाएं हैं और उन्हें किस तरह से ग्रेड किया जाएगा। और इसका प्रयोग करके हम एक निष्पक्ष आकलन कर सकते हैं और उससे फीडबैक हम उस पर बच्चों को दे सकते हैं और खुद भी फीडबैक ले सकते हैं कि हमारे बच्चे कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं, उन्हें कहाँ दिक्कतें हो रही हैं, और इस तरह से हम बच्चों के सीखने में सहयोग कर सकते हैं। रूब्रिक्स के मुख्यतः 3 घटक होते हैं: विवरण, डिस्क्रिप्टर, आयाम जिसे हम क्राइटेरिया भी कहते हैं, और मानदंड, स्केल, जिनकी हम अभी चर्चा करेंगे एक एक कर। रूब्रिक्स का प्रयोग हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो विशिष्ट आकलन के लिए कि हमारा एक स्पेसिफिक एलओ है, लर्निंग आउटकम है, जिसके लिए हम उन्हें आकलित कर रहे हैं। हमारा टास्क में केवल मल्टीपल एलओ हो सकते हैं, हो सकता है हमारा टास्क जो है, कई हमारा कार्य जो है, हमारा प्रश्न जो है, उनकी कई चीजों को आकलित करने में सक्षम हो, पर हम किसी एक स्पेसिफिक, एक विशेष लर्निंग आउटकम के लिए ही उन्हें ग्रेड कर रहे हैं, तो हम केवल उसको ही आकलित करेंगे। जैसे कि हम एक प्रोजेक्ट अगर बनवाएं, तो प्रोजेक्ट में बहुत सारी स्किल्स का टेस्ट होता है, लेकिन हम अगर केवल उनकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना चाहते हैं कि बच्चों को सांख्यिकी कितना अच्छा आती है, इसमें से वो टेबुलेशन कितना अच्छा करते हैं, आंकड़ों का वर्गीकरण कितना अच्छा करते हैं, ग्राफिंग कितनी अच्छी करते हैं, तो फिर हम केवल उसके लिए ही अपना रूब्रिक बनाएंगे, बाकी टास्क को छोड़ देंगे। वहीं दूसरी अप्रोच जो है हमारी होलिस्टिक अप्रोच है, समग्र आकलन है, जिसमें हम एक टास्क जो उनको दिया गया है उसके सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षों के लिए हम आकलित करते हैं। ये एक व्यापक अप्रोच है जो बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट में काफी सहयोगी होगी, और इसका प्रयोग हम करते भी हैं। लेकिन इसके लिए हमें व्यापक रूब्रिक्स उनके हर योग्यता के लिए अलग अलग बनाने पड़ेंगे, जिनको हम अभी उदाहरण सहित लेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक कर बात करेंगे। इसमें बात करते हैं डिस्क्रिप्टर की, विवरण की। हम बच्चे को जो टास्क देते हैं, जो कार्य देते हैं, उसका विवरण रहेगा, साथ ही उसका विवरण रहेगा हम क्या आकलित करना चाहते हैं, उसमें से उनका क्या आकलन करना है। तो ये बेसिकली एलो बेस्ड होगा विवरण हमारा जो है, और उनको टास्क स्पेसिफिक होगा कि हमने उनको क्या टास्क दिया हुआ है। कोई सवाल दिया हुआ है, कोई प्रोजेक्ट दिया हुआ है, कोई ओरल वर्क दिया हुआ है, कोई
एक्टिविटी दी हुई है, कोई एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, इस पर वो निर्धारित करेगा। जैसे कि एक बच्चा जो है कक्षा 3 का, एक कविता चांद का कुर्ता है, उसको लयबद्ध ढंग से सुना लेता है। तो हमारा विवरण हो गया, बच्चा दी गई कविता चांद के कुर्ते को लयबद्ध ढंग से सुना लेता है। इसके बाद इसको आकलित करने के लिए, इस कविता के सुनने को आकलित करने के लिए हम विभिन्न आयामों को, कि हम क्या चाहते हैं, हमारी अपेक्षाएं क्या क्या हैं, हमें उन्हें किन किन चीजों को आकलित करना है, उन क्राइटेरिया को हमें परिभाषित करना होगा स्पष्ट है। जैसे कि उनका उच्चारण हमें देखना है, आकलन में उनकी स्पष्टता देखनी है, गति देखनी है, प्रवाह देखना है, हाव भाव देखना है। तो इस तरह से हम उन आयामों को स्पष्ट रूप से लिखेंगे कि हम इन इन आयामों के लिए आकलन करेंगे। तीसरी चीज है फिर हम उसके लिए स्केलिंग करना, चाहे वो ग्रेडिंग के रूप में हो, चाहे वो फीडबैक के रूप में हो, चाहे वो स्कोरिंग के रूप में हो। हम एक मानदंड बनाएंगे कि हमें जो है, सपोज करिए इन 5 मानदंडों पे, बहुत खराब, खराब, अच्छा, बहुत अच्छा, उत्कृष्ट, या अन्य भी हो सकते हैं, जैसे आप डिसाइड करें, उन पर हमें इन्हें ग्रेड करना है। तो इस तरह से हम फिर एक रूब्रिक्स की टेबल बना लेंगे। जैसे इसी उदाहरण के लिए हमने एक टेबल बनाई हुई है। हमारा लर्निंग आउटकम है, बच्चे दी गई कविता को लयबद्ध एवं हाव भाव के साथ पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक टास्क डिजाइन किया है। एक उनकी किताब की कविता थी कलरव की, चांद का कुर्ता। बच्चे उनके पाठ्यपुस्तक कलरव भाग 3 की कविता चांद के कुर्ते को लय व हाव भाव के साथ पढ़ लेते हैं। तो हमारे इसमें 5 क्राइटेरिया हैं, 5 पैरामीटर हैं: उच्चारण, स्पष्टता, गति, प्रवाह और हाव भाव। हम जरूरी नहीं कि हर एक को बराबर स्केल करें। स्केलिंग के लिए हम हर पैरामीटर के लिए 3, 4, 5 जैसी आवश्यकता लगे उसमें डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि उच्चारण को हमने 5 में डिवाइड किया है, कि अगर बच्चा 5 से अधिक अशुद्ध उच्चारण करता है तो वो खराब है, 2 से अधिक अशुद्ध उच्चारण पर वो खराब है, 2 या कम अशुद्ध उच्चारण पे वो ठीक है, अच्छा है। और अगर कोई अशुद्ध उच्चारण उसने नहीं किया है लेकिन शब्द को मिलाकर पढ़ने में अटकता है, तो वो बहुत अच्छा है। और अगर वाक्य उसने बिल्कुल सही पढ़ा हुआ है तो उत्कृष्ट है। इसी तरह से हम स्पष्टता को हमने 4 में किया हुआ है। आवाज समझ में नहीं आ रही है, आवाज बहुत धीमी है, आवाज साफ समझ में आ रही है, आवाज स्पष्ट एवं उचित है। गति को हमने 3 में किया हुआ है, बहुत अधिक या बहुत कम, कभी अधिक हो जाती है, कभी कम हो जाती है, या उपयुक्त गति से पढ़ता है। प्रवाह को भी हमने 3 में किया हुआ है, पढ़ने में अटकता है, गद्य की तरह पढ़ता है, उपयुक्त प्रवाह से पढ़ता है। और हाव भाव को भी हमने 3 में किया हुआ। तो ये जरूरी नहीं कि सारे क्राइटेरिया आप इक्वली स्केल पर लाए, इनकी स्केलिंग हर एक की अलग अलग भी हो सकती है। एक उदाहरण और लेते हैं, ये गणित का उदाहरण है। एक सवाल है गणित का। हमारा लर्निंग आउटकम है, बच्चे आयत से बनी हुई आकृति का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक आकृति बनी हुई है जो विभिन्न आयतों से मिलकर बनी हुई है। तो हमारा डिस्क्रिप्टर है, उसमें ये क्वेश्चन शेप आएगा और डिस्क्रिप्टर में दिया जाएगा कि बच्चे दी गई आकृति का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ये आकृति दी गई है। अब हम इसके 4 आयामों को जांच रहे हैं। पहला आयाम हमने ये लिया हुआ कि बच्चा इस आकृति को अलग अलग आयतों में बांट लेता है। वह ये बता पाता है कि ये आयत से मिलकर बनी हुई है, उसने आयत अलग अलग कर लिए हैं। दूसरा कि वो आयत का क्षेत्रफल, किसी भी आयत का क्षेत्रफल निकालना जानता है, निकाल लेता है। तीसरा, इस आकृति का सही सही क्षेत्रफल निकाल लेता है। और चौथा, इसके लिए जो मात्रक प्रयोग कर रहा है, इकाई प्रयोग कर रहा है, उसका उसे सही ज्ञान है। इनके लिए हमने 3 स्केल पे ग्रेड किया हुआ है, जबकि आखिरी मात्रक का प्रयोग हमने 2 स्केल पे ग्रेड किया हुआ है। तो हमारी स्केलिंग है, पहली की विभिन्न आयत में नहीं बांट पा रहा है, विभिन्न आयत में बांट लेता है और प्रत्येक बटे हुए आयत की भुजा भी निकाल लेता है। इसी तरह से आयत के क्षेत्रफल में हमने 3 स्केल लिए हैं। आयत के क्षेत्रफल का ज्ञान ही नहीं है, या क्षेत्रफल का सूत्र तो जानता है लेकिन प्रयोग नहीं कर पा रहा है, और प्रयोग करके वो सही सही क्षेत्रफल निकाले ले रहा है। इसी प्रकार आकृति के सही क्षेत्रफल में उसे आयत का क्षेत्रफल नहीं निकाल पा रहा है, अथवा गलत प्रक्रिया अपना रहा है, अथवा वो प्रक्रिया तो सही अपना रहा है किंतु उसकी गणना गलत हो रही है कहीं, या वो सही प्रक्रिया प्रयोग कर, सही गणना कर, सही क्षेत्रफल निकाल रहा है, मात्रक का प्रयोग नहीं कर रहा है या गलत कर रहा है और सही मात्रक का प्रयोग कर रहा है। इस तरह से हमने उसे विभिन्न क्राइटेरिया पे
अलग अलग स्केल पे ग्रेड किया हुआ है, और इस ग्रेडिंग के हिसाब से हम उसकी जांच करके ये पता लगा सकते हैं कि सीखने में दिक्कत कहाँ पे आ रही है। एक उदाहरण और लेते हैं, एक्सपेरिमेंट स्किल का लेते हैं उदाहरण। कोई लाइन है ए बी, इसे बच्चे पटरी की सहायता से माप लेते हैं। तो हमारा लर्निंग आउटकम है, बच्चे पटरी की सहायता से माप लेते हैं। विवरण है, बच्चे दी गई रेखा ए बी को पटरी की सहायता से माप लेते हैं। यहां पर हमने ग्रेड में स्माइलीज दी हुई है। तो आप ग्रेड किस तरह से लिखेंगे? आप क्रिटिक की तरह लिखेंगे, आप सपोर्टिव लिखेंगे, आप स्माइली देंगे, आप स्टार्स देंगे, ये आपके ऊपर निर्भर है। यहाँ हमने 4 आयाम लिए हुए हैं इस एक्सपेरिमेंटल स्किल के, कि एक तो वो पटरी को सही से लगा पा रहा है, दिए गए खाने को सही ढंग से पढ़ पा रहा है, माप को सही पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है, और मान को सही ढंग से लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है। और इन पर हमने इसको इन स्केल पर जो विवरण है ये भी दिया हुआ कि पटरी को अगर वो रेखा पर सही रख लेता है तो सही से नहीं रख पा रहा है, सही से रख पा रहा है किंतु जीरो एरर का ध्यान नहीं रखता है, जीरो एरर का ध्यान रखते हुए बिल्कुल सही सही लगा लेता है। या दिए गए खाने को पढ़ने के लिए वो आँख की पोजीशन ठीक नहीं है, या आँख को ठीक ऊपर पोजीशन कर पटरी के खाने को देखता है। माप को सही से पढ़ने के लिए वो बड़े संख्या को भी नहीं गिन पा रहा है, बड़े को गिन पा रहा है लेकिन छोटे को नहीं गिन पा रहा है। खानों को गिन तो पा रहा है किंतु उनका मान नहीं निकाल पा रहा है और सही मान निकाल पा रहा है। यहाँ पे हमने देखिए 4 स्केल यूज किए हैं, इसमें 2 किए हैं, इसमें 3 किए हैं, और मान को सही ढंग से निकालना, मात्रक सहित मान लिख पा रहा है या नहीं लिख पा रहा है, इस तरह से हमने इसको ग्रेड किया हुआ है। स्व आकलन के लिए या समूह आकलन के लिए एक रूब्रिक ये भी है, वर्गमूल के ऊपर या पूर्ण संख्याओं के वर्ग के ऊपर। इसमें स्तर 1 है कि मुझे मदद चाहिए, स्तर 2 है मुझे बुनियादी समझ है, स्तर 3 है मेरा काम उम्मीदों पर खरा उतरता है, मैं सही हूं, अच्छा हूं, और चौथा है एक्सेलेंट, मुझे गहरी समझ है। और इसमें 3 आयाम हमने लिए हुए हैं। पहले आयाम में अगर मैं बुनियादी सही वर्गों को निर्धारित कर पा रहा हूं और उसमें मुझे सहायता की जरूरत पड़ रही है तो मुझे मदद चाहिए, अगर मैं बिना सहायता के कर पा रहा हूं तो मुझे बुनियादी समझ है। और अगर मैं स्वतंत्र रूप से निर्धारित कर लेता हूं कि क्या विशेष संख्याएं सही हैं इसमें से और कौन सी गलत है, तो ये अच्छे की श्रेणी में आ गया। और अगर मैं समझा सकता हूं कि एक पूर्ण वर्ग क्यों होता है, मुझे वर्ग की गहरी समझ है। इसी प्रकार दूसरे आयाम में मैं अगर सहायता से मूल संख्या के वर्ग का मान निकाल पा रहा हूं तो मुझे मदद चाहिए। और अगर मैं अपने आप ही मूल संख्या का मूल्य निर्धारित कर पा रहा हूं तो मुझे बुनियादी समझ है, कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है। लेकिन मैं वर्ग नहीं निकाल पा रहा हूं, किंतु अगर मैं वर्ग की संख्या का मान निर्धारित कर पा रहा हूं तो यहां मैं अच्छे की श्रेणी में आ गया। और अगर इसके लिए मैं अपनी रणनीति भी समझा पा रहा हूं तो मुझे गहरी समझ है। इसी प्रकार आयाम 3 के लिए अगर मैं सहायता से मूलभूत प्रधान वर्गमूलों का मूल्य निर्धारित कर पा रहा हूं, मैं वर्गमूल निकाल पा रहा हूं मुख्य मुख्य संख्याओं का, तो मुझे मदद चाहिए। लेकिन अगर मैं खुद जो सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाले वर्गमूल हैं उनको पहचानता हूं, उनका मूल्य निर्धारित कर लेता हूं, तो मुझे समझ है बुनियादी। और अगर मैं एक प्रधान वर्गमूल का मान खुद निर्धारित कर पा रहा हूं, निकाल लेता हूं आराम से, तो मतलब ये अच्छे की श्रेणी में है, मेरा काम उम्मीदों पर खरा है। और अगर मैंने कैसे निकाला वर्गमूल उसकी रणनीति की व्याख्या कर लेता हूं तो मुझे गहरी समझ है। एक अच्छे रूब्रिक्स के क्या गुण होने चाहिए, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली चीज है कि जो हमने क्राइटेरिया डिफाइन किए हैं, जो हमारे आयाम हैं, वो बहुत स्पष्ट होने चाहिए, प्रभावी होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमें किन आयामों की, किन क्राइटेरिया की जांच करनी है और कौन कौन से आवश्यक हैं इसमें जांच में। ऐसा ही नहीं कि हम छोड़ भी दें कि ये करने हैं, ये नहीं करने हैं। जो उस टास्क के लिए, जो उस एलओ के लिए आवश्यक हों, उनको हमें उनका सही उचित चयन करना। दूसरी चीज है, हमारी जो स्केलिंग हो बहुत ही स्पष्ट हो और निष्पक्ष हो। हम इन सब के लिए उचित विवरण भी दें कि हमारी स्केलिंग ये क्यों है, हम किन किन बातों में स्केल करेंगे, इनका उचित विवरण दें। हमारी जो क्राइटेरिया हो उन्हें हम उनका उचित विवरण दें, इतना स्पष्ट हो जिससे कि जो भी हमारा असेसमेंट करने वाला है वो इस रूब्रिक्स स्कीम को आसानी से समझ सके। साथ ही बच्चों को साथ ही हम साझा करें, बच्चे भी समझ सकें कि उनसे हम क्या अपेक्षाएं रखते हैं, किन किन
मानदंडों पे हम किस तरह से उन्हें ग्रेड करेंगे और किन किन आयामों की हम जांच करेंगे। साथ ही साथ स्केलिंग में एक निरंतरता बहुत आवश्यक है। 1 से 2 नंबर वाले में और 2 से 3 नंबर वाले में गुणवत्ता में लगभग समान अंतर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 से 2 में बहुत कम गुणवत्ता पे ही हमने नंबर दे दिया और 2 से 3 जाने में हमें बहुत अधिक उसमें गुणवत्ता की अपेक्षा है। तो एक उचित स्केलिंग का निर्धारण बहुत आवश्यक है और साथ ही साथ ये स्केलिंग हमारी वैध होनी चाहिए। वैध इस मामले में कि हम जो जांच कर रहे हैं उसके लिए क्या हम सही हमने आयाम लिए हुए हैं, क्या वो हमारे एलओ से मैच करते हैं, साथ ही साथ जो स्केल पे हम मार्किंग कर रहे हैं क्या वो सही है और विश्वसनीय होने चाहिए। विश्वसनीय इस तरह से कि उसे चाहे कोई भी अध्यापक एसेस करे, जो भी उस रूब्रिक्स स्कीम को पढ़े, वो एक छात्र के लिए सभी लोग एक जैसी ग्रेडिंग ही लगभग करें, क्योंकि अगर एक रिस्पॉन्स की ग्रेडिंग अलग अलग आदमी अलग अलग करते हैं तो हमारा रूब्रिक्स फिर विश्वसनीय नहीं रह जाता है। तो आज के सत्र में हमने जाना कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी कौन से हैं, किस तरह के हो सकते हैं और इनकी क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं, सीखने का तरीका कैसे भिन्न हो सकता है। इस तरह से हम समावेशी शिक्षा को कैसे अपने शिक्षण का हिस्सा बना सकते हैं, इनके लिए विद्यालय में क्या क्या प्राविधान किए जाते हैं और स्व आकलन और समूह आकलन कैसे किया जाना चाहिए और इनकी क्या आवश्यकता है। साथ ही हमने रूब्रिक्स के विभिन्न घटकों के बारे में जाना और इनके द्वारा किए जाने वाले समग्र आकलन और विशिष्ट आकलन के बारे में जाना और हमने जाना कि एक अच्छे रूब्रिक्स के क्या गुण होते हैं। तो आज के सत्र में बस इतना ही।